नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। दानापुर में बदमाशों ने कानून को चुनौती दी। जेटीयू नेता मोहम्मद अरशद को अपराधियों ने गोली मार दी। 3 गोली उनके शरीर में लगी है। सगुना मोड़ के पास निजी अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद अरशद दानापुर कोर्ट में वकील भी हैं और जेटीयू के मुस्लिम प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस वारदात के बाद से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। बड़ी खबर इस वक्त दानापुर से, जहां पर देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया गया। जेटीयू नेता मोहम्मद अरशद को गोली मारी जाती है। सगुना के पास अस्पताल में फिलहाल उन्हें भर्ती कराया गया है। दानापुर कोर्ट में जो पीड़ित हैं वो वकील के तौर पर भी काम करते हैं और स्थानीय लोगों में इस घटना के बाद से नाराजगी देखी जा रही है, गुस्सा देखा जा रहा है। तो जेटीयू नेता मोहम्मद अरशद को गोली मारी गई है। भागलपुर घोघा थाना क्षेत्र के पक्की सराय से दिल्ली पुलिस की 3 सदस्यीय स्पेशल सेल ने सरिता देवी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में पुलिस को इस बात की जानकारी लगी कि सरिता देवी के खाते में 90 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया उसी मोहल्ले में। और इसी मामले को लेकर दिल्ली पुलिस ने सरिता देवी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस सरिता देवी को ट्रांजिट रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। दानापुर के शाहपुर इलाके से अपराधियों ने एक युवक का अपहरण कर लिया और परिजनों से 1.5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। परिजनों ने डरकर अपराधियों के खाते में 30,000 रुपए ट्रांसफर भी कर दिए। परेशान होकर युवक के परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस टीम फिलहाल छापेमारी में जुटी हुई है। रूपसपुर के राम जयपाल नगर के एक अपार्टमेंट में छापेमारी कर युवक को बरामद कर लिया गया। इस दौरान पुलिस ने 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार सभी अपराधी पटना में किराए पर घर लेकर रह रहे थे और इस घटना को अंजाम उनकी तरफ से दिया गया। सूचना मिली थी जिसमें यह बताया गया कि मठियापुर के आयुष भारद्वाज को घर से कुछ लोग अगवा लेकर चले गए हैं। उस सूचना के आलोक में हम लोग कार्रवाई शुरू किए। कार्रवाई के क्रम में ये पता चला कि उसे रूपसपुर में वहाँ पे छुपाया गया फेज़ 2 में राम जयपाल नगर। वहाँ पे हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए जब उस मकान में पहुँचे तो उस मकान से हम लोगों को 6 लोग मिले और खुद आयुष भारद्वाज भी वहाँ मिले। उन लोगों को गिरफ्तार किया गया 6 लोगों को। दानापुर के फुलवारी शरीफ में स्थित महावीर कैंसर संस्थान के एम्बुलेंस ड्राइवर ने महिला मरीज की बेटी के साथ छेड़खानी की है। महिला इलाज कराने के लिए मसौढ़ी इलाके से यहां पहुंची थी। ड्राइवर ने पहले तो मरीज की बेटी के साथ लिफ्ट में छेड़खानी की और उसके बाद महिला मरीज के सामने ही बेटी के साथ छेड़खानी करने से वो बाज नहीं आता है। जब मरीज ने इसका विरोध किया तो वो यहां से भाग खड़ा हुआ। ड्राइवर की हरकत से परेशान पीड़िता ने आरोपी ड्राइवर रामाशंकर के खिलाफ महावीर कैंसर के अधीक्षक डॉक्टर LB सिंह से शिकायत की। अधीक्षक ने ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया है और उससे पुलिस के हवाले किया गया है। तो महावीर कैंसर संस्थान में छेड़खानी का यह मामला, जिसमें एम्बुलेंस ड्राइवर के ऊपर लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप, जिसमें पीड़ित परिजनों ने अधीक्षक से इसकी शिकायत की, जिसके बाद कार्रवाई की जाती है और इस ड्राइवर को निकाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। मरीज के परिजन द्वारा शिकायत मिली कि लिफ्ट में उसके साथ अस्पताल के कोई कर्मचारी छेड़खानी का प्रयास किए। जब इसकी जांच की गई तो पता चला कि वह एक एम्बुलेंस ड्राइवर है। हमने उस पीड़िता से बात किया और बात करने के बाद तुरंत हमने उसको सस्पेंड किया। महावीर कैंसर संस्थान में युवती से छेड़खानी का मामला आया है, जिसमें आरोपी ड्राइवर रामाशंकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस अनुसंधान कर रही है। और अब बात बिहार में बाढ़ की आहट से मची घबराहट की।
तो नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में समय से पहले बाढ़ आ गई है। बागमती नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया है और आई के कई गांवों में बागमती पर बनाए गए चचरी पुल जो हैं वो इस बाढ़ के पानी में बह चुके हैं। लोगों की परेशानी इससे बढ़ गई है और आई के अतरार में चचरी पुल पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तो बेनीपुर में तटबंध में कटाव शुरू हो गया है। उधर कटरा में बागमती पर स्थित पीपा पुल पर दोनों तरफ से अप्रोच पथ जो था वो बह जाने की वजह से अब प्रखंड की 14 पंचायतों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। जान जोखिम में डालकर लोग बागमती को पार कर रहे हैं। कटरा पीपा पुल से हालात का जायजा लिया संवाददाता सुधीर कुमार ने। नेपाल में हो रही लगातार बारिश और यास चक्रवात की वजह से जो बारिश हुई है उसके कारण मुजफ्फरपुर में समय से पहले बाढ़ आ गया है। आप देखिए अभी हम लोग बागमती नदी के इस कटरा स्थित पीपा पुल पर हैं और यह पीपा पुल जो है बिल्कुल यहाँ का लाइफलाइन है। लाइफलाइन इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ की जो 22 पंचायत है उनके 22 पंचायतों में से 14 पंचायत को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने का यह साधन है। और आप देखिए पीपा पुल की हालत पहले से ही जर्जर है। दोनों तरफ से इसके जो डाइवर्जन है वो बह गए हैं। तो क्या स्थिति हम लोग स्थानीय से जानेंगे, क्या हालत है बाढ़ के, कैसे कैसे परेशानी? बाढ़ की हालत ये है कि समय से पूर्व ही बाढ़ इस बार आ गई है और यहाँ की सरकार की कोई व्यवस्था होती नहीं है। हम लोग अपने जान पर खेल के चंदा चुटकी ग्रामीणों के सहयोग, अपने 10-20 आदमी के सहयोग से इसको चालू रखते हैं और जनता से जो शुल्क लेते हैं उसके लिए उसके अभी क्या दशा है अभी यहाँ? अभी क्या है ये तो देखिए रहे, डाइवर्सन टूट गया, दोनों साइड से अप्रोच खत्म हो गया है। तो जनता के सहयोग से अपना खर्चा से मिस्त्री लगाए हुए हैं, चचरी बना रहे हैं, मिस्त्री से हुआ देख रहे हैं। पीपा आवागमन कितना प्रभावित है, कनेक्टिविटी कितनी प्रभावित? 14 पंचायत इधर पड़ता है। 14 पंचायत का एक मुख्य यही मार्ग है जो यही पीपा पुल सहारा है, जो ब्लॉक स्तर और जिला से जुड़ता है। जो भी इमरजेंसी हो यही है। उधर सरकार का व्यवस्था है, जो PWD बना रहा है, उधर रोड खत्म है, अभी पुल चालू नहीं किया गया है। कितनी परेशानी है देखिए, ये जान जोखिम में डालकर ये गाड़ी जो लोग लेकर जा रहे हैं तो जान जोखिम में डालकर ये लोग इस पीपा पुल से पार कर रहे हैं। इसका जो डाइवर्जन है इसकी कनेक्टिविटी टूट जाने की वजह से। और इसके अलावा अगर बात करें मुजफ्फरपुर के तो औराई में भी बागमती नदी का पानी इतना बढ़ गया है कि कई सारे चचरी पुल वहाँ ध्वस्त हो गए हैं। अतरार में जो चचरी पुल बनाया गया था वह ध्वस्त हो गया है और इसकी वजह से लोगों की परेशानी यहाँ काफ़ी बढ़ गई है। और आप देखिए कि ये अभी बाढ़ से पहले के हालात हैं। अगर इसे नहीं संभाला गया तो हालात इससे भी बिगड़ सकते हैं और 14 पंचायतों को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाला यह एकमात्र पीपा पुल ध्वस्त हो सकता है। सुधीर कुमार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरपुर। तो देखिए यास तूफान की वजह से बारिश से शिवहर में बागमती नदी भी उफान पर है और इसे लेकर जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। नेपाल के तराई हिस्से में हुई बारिश की वजह से बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। संभावित खतरे को देखते हुए डीएम सचिन राजशेखर ने पिपराही के बिलवा में बागमती नदी के तटबंध का जायजा लिया। डीएम ने बागमती प्रमंडल के अभियंताओं को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। किसी भी सूरत में तटबंध की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ न हो। जहां जहां रन कट हुए हैं वहां कटाव की स्थिति अगर उत्पन्न हो रही है तो उसे युद्ध स्तर पर ठीक करने के निर्देश भी दिए गए। अचानक आई बागमती नदी में बाढ़ ने सैकड़ों एकड़ में लगी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खासकर सब्जी की खेती और तरबूज की खेती पर इसका ज्यादा असर नजर आ रहा है। जो कम हो रहा है, यहाँ का वृद्धि है नहीं हो रहा है। सुबह से थोड़ा सेटल हो गया, फिर भी वहाँ पे आगे जो बांध का जो मरम्मती का कार्य है और एंटी इरोशन का काम पर समीक्षा किए तो प्रॉपर चल रहा है। और इसके यहाँ के लोकल पदाधिकारी लोग भी वो अपना अपना जांच प्रतिवेदन दिया है। वहाँ का इसका कार्य का स्थिति वो भी उसके आधार पर हम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बागमती डिवीजन का डायरेक्शन दिया गया है, उसके थोड़ा सा मरम्मती करें जहाँ जहाँ। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है जहां पर बाढ़ से पहले की तैयारियों पर महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक इस वक्त होती हुई सीएम नीतीश कुमार ये बैठक कर रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम इस बैठक में मौजूद हैं, साथ ही साथ जल संसाधन मंत्री की भी मौजूदगी इस बैठक में है और तैयारियों की जानकारी ली जा रही है कि आखिर बाढ़ से पहले, बारिश से पहले कैसे तैयारियां रखी गई हैं, किस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, कहां पर क्या दुरुस्त करने की जरूरत है। तमाम चीजों को लेकर इस वक्त ये महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होती हुई।
आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में मुजफ्फरपुर की शाही लीची की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश खास उत्पादों से भरा पड़ा है और यहां के उत्पादों की विदेशों में काफी डिमांड है। आपने बिहार की शाही लीची का नाम भी सुना होगा। 2018 में सरकार ने शाही लीची को जीआई टैग भी दिया था ताकि इसकी पहचान मजबूत हो और किसानों को ज्यादा फायदा हो। इस बार बिहार की ये शाही लीची भी हवाई मार्ग से लंदन भेजी गई है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण हमारा देश ऐसे ही अनूठे स्वाद और उत्पादों से भरा पड़ा है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाही लीची की चर्चा की, लीची किसानों की मेहनत की तारीफ की अपने मन की बात के जरिए। लिहाजा किसानों का उत्साह इस वजह से बढ़ गया है। समस्तीपुर के किसानों ने सरकार से जिले में एक ऐसे केंद्र की स्थापना की मांग की है जहां पर वो अपनी लीची की फसल को बेच सकें और उन्हें दलालों के चक्कर में न पड़ना पड़े। देखिए संवाददाता मुकेश कुमार की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात में लीची के किसानों की चर्चा की कि कोरोना काल में भी उनके द्वारा बेहतर काम लीची उत्पादन के क्षेत्र में किया गया। इस समय हम समस्तीपुर के लीची के बागान में है जहां पर पेड़ से लीची को तोड़ा गया है और उसको फिर छटनी का काम किया जा रहा है और यहाँ पर महिलाएं लगी हुई और ये बहुत बड़ा बागान है लीची का जहाँ से अभी तुराई का काम हुआ है और महिलाएं जो हैं यहाँ पर उस काम में लगी हुई है, छटनी का काम चल रहा है। और यहाँ पर जो किसान हैं हम उनसे बात करेंगे कि इस कोरोना काल में आप लोगों की क्या चुनौती थी लीची को लेकर के। देखिए, इस कोरोना काल में जितना हम लोग सोचे हुए थे उस ढंग से कुछ नहीं हुआ है और व्यापारी लोग जो भी आए और औने पौने दाम में ले लिए हैं और उसको अपना बाहर भेज रहे हैं। कोई समस्तीपुर में कोई ठोस इस तरह का कोई मंडी नहीं है। हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लीची के किसान की मन की बात के लिए कहना चाहते हैं कि समस्तीपुर में कुछ ऐसा सब मंडी बनाया जाए जिसमें हम डायरेक्ट बेच सकें और बीच में कोई भी बिचौलिया फ़ायदा नहीं उठा सके। इस बार कोरोना काल में क्या सोचे थे और क्या आप लोग सोचे तो बहुत कुछ थे लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। पूरा घाटा में जा रहे हैं हम लोग अभी, बस यही सब। तो प्रधानमंत्री जी लीची को विदेश तक भेजने की बात कहे हैं तो इसमें आप लोगों को क्या लगता है? विदेश भेजने की बात कर रहे हैं लेकिन अपने देश में उस तरह का कोई व्यवस्था ही नहीं है। उस तरह का व्यवस्था कर दिया जाए तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा। का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो मन की बात में कहा गया है समस्तीपुर के लीची उत्पादक किसानों के लिए एक बाजार अच्छी हो ताकि बिचौलिया से बचा जा सके और ये डायरेक्ट अपने लीची के फल को बाजार में बेच सके और अन्य जगहों पर भेज सके। लेकिन समस्तीपुर में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके कारण इन्हें बिचौलियों का शिकार होना पड़ता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। नवादा जिले में NH-31 के 4 लेन का काम शुरू हो गया है। जल्द ही इस पर गाड़ियां जो हैं वो फर्राटा भरती हुई नजर आएंगी। रजौली के बख्तियारपुर तक बनने वाले इस 4 लेन का निर्माण एजेंसी तेजी से काम कर रही है और इसका निर्माण बहुत तेजी से किया जा रहा है। रास्ते में अवैध निर्माण के साथ साथ सभी बाधाओं को तोड़ने की शुरुआत भी की जा रही है। कंपनी के डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर का कहना है कि कोरोना काल के दौरान उन्हें काम करने में काफी आसानी हो रही है। जिले में 4 लेन का निर्माण का कार्य अब तेजी से शुरू हो गया है। नवादा को 4 लेन की बहुत दिनों से दरकार थी और लोग जाम की समस्या से जूझते रहते थे। नवादा से पटना की तरफ जाने वाली NH-31 का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। इससे पहले कई प्रकार की जो अटकलें थी उसे अब पूरा कर लिया गया है और उसके पूरा होते ही निर्माण कार्य के जो एजेंसी है वो अब दिन रात एक करके निर्माण कार्य में जुट गए हैं। इस वक्त हम आपको तस्वीर नवादा सद्भावना चौक की दिखा रहे हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं कि निर्माण क्षेत्र के दायरे में जो भी बिल्डिंग, दुकान या
अवैध कब्जे वाली चीज़ आ रही थी उसे हटाने का काम किया जा रहा है। आप इस वक्त देख सकते हैं निर्माण एजेंसी के कर्मी के साथ साथ उनके प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, उनसे हम जानते हैं। बताइए अभी यहाँ क्या कुछ चल रहा है? जी, कुछ हिंड्रेंस है जो क्लियर करवा रहे हैं। जो अवैध कब्जे हैं उनको सिर्फ खाली करवाया जा रहा है। जो नेशनल हाईवे के अवैध कब्जे हैं वो खाली करवाया जा रहा है। कोई परेशानी हो रही है आपको? नहीं, अभी तो कोई परेशानी नहीं। लॉकडाउन में अच्छा समय है, भीड़ कम है, पब्लिक कम है, तो इसलिए काम इजीली हो जा रहा है। मतलब लॉकडाउन में आप लोग काम करने सहूलियत हो रही है? जी हाँ, लॉकडाउन में काम कर रहे हैं। इससे पहले कोई समस्या होती थी मतलब? हाँ, पहले सर पब्लिक बहुत इकट्ठा हो जाती थी, हम लोग काम करने में बड़ी समस्याएं होती थी सर। जी, क्या नाम है आपका? शैलेंद्र यादव, डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर। जैसा कि आपने सुना कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो इस प्रोजेक्ट के हैं, उनका ये कहना है कि लॉकडाउन के दौरान उन्हें काम करने में सहूलियत मिल रही है क्योंकि रोड पे अभी ट्रैफिक कम है, जिस वजह से उन्हें काम करने में आसानी मिल रही है। तो नवादा के लिए एक सुखद खबर है कि उन्हें जो एक चीज़ का इंतज़ार था, NH का जो इंतज़ार था, वो अब जल्द से जल्द पूरा होता दिख रहा है क्योंकि निर्माण एजेंसी के द्वारा काम शुरू कर दिया गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। बक्सर की रहने वाली एक 5 साल की बच्ची का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बच्ची ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए गाना गाया है। गाने में लोगों से अपील की कि बिना वजह घर से बाहर न निकलें और कोरोना वैक्सीन जरूर लें। काशवी ने खुद इसे लिखा भी है, आप खुद सुनिए काशवी की जुबानी उसके बोल। कहते हैं उम्र प्रतिभा की मोहताज नहीं होती है। कोरोना को लेकर जहां पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है, जिला प्रशासन हो या फिर स्थानीय स्तर के लोग हों, कोरोना की जंग में सब लोग शामिल हैं। हमारे साथ बक्सर में है एक छोटी बच्ची है जो कोरोना को लेकर के गीत बनाई है। इनसे सुनते हैं ये गीत में क्या कुछ कहना चाहती हैं। बाबू, आपने गीत के माध्यम से क्या कुछ बनाया है, बताइए। मैंने खबरदार मनोसमस्या का एक गाना बनाया है जो कि कुछ इस प्रकार है। खबरदार बनो समझदार, ना निकलो तुम घर से बाहर, खुद की रक्षा अपनों की रक्षा, 2 गज की दूरी का सवाल। हल्दी दूध घूंटे घूंटे के पी लो, खबरदार बनो समझदार, ये वायरस है बड़ा खतरनाक, मानव से फैल रहा है। न मनाओ तुम शादी पार्टी, हो जाओ तुम होशियार, खबरदार बनो समझदार, देश पे आई विपदा भारी, तुमको है बचना इस वायरस से, टीका लगवाओ जान बचाओ, कोरोना को तुम जड़ से मिटाओ, देश के सहयोग में तुम भी आओ, खबरदार बनो समझदार, ना निकलो तुम घर से बाहर। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। तो देखिए, जब ये 5 साल की बच्ची इस बात को समझती है कि घर से बेवजह बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, कोरोना वैक्सीन लगाकर आप खुद सुरक्षित होते हैं, दूसरों को सुरक्षित करते हैं, तो ये उम्मीद जरूर की जानी चाहिए कि इस बच्ची के बोल के जरिए जो भाव, जो मैसेज वो देने की कोशिश कर रही है लोगों से, उसे आप जरूर समझेंगे, उसे पालन करेंगे और बिल्कुल बेवजह घर से बाहर नहीं निकलेंगे। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।